हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 122 टू सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को समझेंगे। ये हमें गिफ्ट के बारे में बताता है कि गिफ्ट क्या होता है और इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। तो देखिए, जो गिफ्ट है उसके अंदर अगर बेसिकली 6 कंडीशंस पूरी हो जाए तो गिफ्ट एकदम वैलिड गिफ्ट माना जाता है। सबसे पहले तो गिफ्ट का मतलब ये होता है कि कब कोई भी एक जीवित व्यक्ति दूसरे जीवित व्यक्ति को कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी वॉलेंट्री देता है बिना किसी कंसिडरेशन के, और जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी दी जाती है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसको हम गिफ्ट बोल देते हैं। अब गिफ्ट की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 122 के अंदर दी गई है। बेसिकली गिफ्ट दो तरीके के होते हैं, एक टेस्टिमेंट्री, एक नॉन टेस्टिमेंट्री। तो जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो नॉन टेस्टिमेंट्री गिफ्ट के बारे में बात करता है, मतलब इंटर वाइवोस ट्रांसफर, जो जीवित व्यक्ति के बीच में ट्रांसफर होते हैं। और टेस्टिमेंट्री जो गिफ्ट होते हैं वो एक व्यक्ति जीवित और दूसरा व्यक्ति मृत होता है, तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर बात नहीं की। जैसे कि विल होती है तो वो यहाँ पे बात नहीं करता, यहाँ पे हम गिफ्ट की बात कर रहे हैं। देखिए 6 कंडीशन पूरी हैं तो मतलब गिफ्ट की सारी चीजें पूरी हो गई। तो गिफ्ट के अंदर 6 चीजें क्या होनी चाहिए? देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कि आप दूसरे व्यक्ति को ओनरशिप ट्रांसफर करोगे, वो ओनरशिप एब्सोल्यूट राइट्स दे दे उसको। और जो सेक्शन 10 टू 21 की कंडीशन है वो सारी भी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि आप ऐसी कोई कंडीशन नहीं डालोगे कि आप प्रॉपर्टी को एलिनिएट नहीं कर सकते, मतलब किसी को बेच नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस तरह की कंडीशन उसके अंदर आप नहीं डालोगे। दूसरी बात, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो जिस प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करोगे वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी और वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में जाके एग्जिस्ट करे। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल दूं कि एक्स बी को दो ट्रांसफर करता है, उसको बोलता है कि मेरा बंगलो भी ले ले और मेरी कार भी ले ले, लेकिन ये जो बंगलो है मेरा वो अभी एग्जिस्ट करता है, जो मैंने पिछले साल खरीदा था, लेकिन ये जो कार है मैं फ्यूचर में खरीदूंगा, इसका गिफ्ट ले ले। तो ये जो बंगलो गिफ्ट किया ये तो माना जाएगा, लेकिन वो जो कार का गिफ्ट किया गया वो नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी थी वो उस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। ऐसा हो सकता है कि ये हो सकता है कि हम फ्यूचर के अंदर गिफ्ट की डेट फिक्स कर दे, लेकिन हम ऐसी प्रॉपर्टी को गिफ्ट नहीं कर सकते जो उस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो उसका एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद अब ये बात बोल दी गई, फिर तीसरी बात बोली जाती है ट्रांसफर इज विदाउट कंसिडरेशन। तीसरी चीज ये होनी चाहिए, जो ट्रांसफर है वो कंसिडरेशन के बिना होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए, वो लव एंड अफेक्शन के अंदर दिया होना चाहिए। अगर कोई भी छोटे से छोटा कंसिडरेशन आ गया, चाहे वो मनी का आ गया, किसी और चीज का आ गया, तो फिर वो एक्सचेंज या सेल बन जाएगा, वो गिफ्ट नहीं रहेगा। उसके बाद द ट्रांसफर इज मेड वॉलेंटरीली, और जो ट्रांसफर है वो वॉलेंटरी होना चाहिए, मतलब कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसके अंदर किसी भी तरीके से कोई कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस तरीके की चीज उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके की कोई चीज होती है तो उसको हम रिवोक भी कर सकते हैं। हम रिवोक जब समझेंगे तो उसके अंदर समझेंगे किस तरीके से गिफ्ट को रिवोक किया जाता है। उसके बाद कंपिटेंस ऑफ द डोनर, जो डोनर है वो कंपिटेंट हो उसको देने के लिए, मतलब कि वो मेजर हो, वो उसको दे सके, मतलब 18 अबव हो, या फिर जैसे ट्रस्टी देखें, अगर ट्रस्टी को ऑथराइज कर रखा है तभी वो उसके अंदर गिफ्ट दे सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं दे सकता, तो वो कंपिटेंट होना चाहिए। और छठी बात, एक्सेप्टेंस बाय द डोनी, और जो डोनी है वो उसको एक्सेप्ट करे। अगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो नहीं माना जाएगा। मान लीजिए उसको अपनी लाइफ टाइम में एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर वो वॉइड हो जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। अब जैसे 2 से ज्यादा व्यक्ति हैं जो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो सा व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है वो उसके पार्ट पे माना जाएगा, जिसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसके लिए वो वॉइड हो जाएगा। एक व्यक्ति ऐसा है जो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा वो कंपिटेंट ही नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो वो जो पूरा गिफ्ट है वो उस कंपिटेंट व्यक्ति का हो जाएगा। ये बात बोली गई थी कौन से केस के अंदर? नंदी सिंह वर्सेस सीताराम के केस के अंदर ये बात बोली गई थी। तो अब हम सेक्शन को रीड करते हैं और समझते हैं कि इसके अंदर क्या दिया गया डायरेक्ट में। सबसे पहले बोलते हैं गिफ्ट को समझाया गया। हमें गिफ्ट तो समझ आई गया कि क्या होता है। गिफ्ट का मतलब कि द ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एग्जिस्टिंग मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप क्या कर रहे हो? कोई एग्जिस्टिंग मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हो मेड वॉलेंटरीली, जो कि वॉलेंटरीली की जा रही है बिना किसी कंसिडरेशन के, फ्री कंसेंट से की जा रही है और उसके अंदर कोई कंसिडरेशन नहीं है। बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर, जो कि देगा उस व्यक्ति को हम डोनर बोलेंगे, दूसरा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा उसको हम डोनी बोलेंगे। और एक्सेप्टेंस कब करनी होगी? एक्सेप्टेंस जो डोनर है उसकी लाइफ टाइम के अंदर करनी होगी। अगर आप उसकी लाइफ टाइम में नहीं करोगे तो वो गिफ्ट वॉइड हो जाएगा। सच एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल ही इज स्टिल कैपेबल ऑफ गिविंग, कि उसकी आपको लाइफ टाइम में करना, और अगर डोनी अपनी लाइफ टाइम में नहीं करता तो वो गिफ्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 123 बोलता है ट्रांसफर हाउ इफेक्टेड, कि किस तरीके से ट्रांसफर इफेक्ट होता है। तो ट्रांसफर देखिए 2 तरीके की प्रॉपर्टी का होता है, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है उसका ट्रांसफर करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसको साइन करना जरूरी है 2 विटनेस के द्वारा। वहीं अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं, मतलब उसको गिफ्ट के तौर पर देना चाहते हैं, तो वो मर्जी होती है, आप उसको रजिस्टर भी करा सकते हो और सिर्फ पोजीशन देके भी उसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये बात हमें इस सेक्शन के अंदर बताई गई है।
सच डिलीवरी में भी मेड इन द सेम वे एज गुड सोल्ड में भी डिलीवर, और उसकी डिलीवरी आप इस तरीके से दे सकते हो जैसे हम किसी गुड सोल्ड की डिलीवरी देते हैं। तो ये बात हमें बता दी गई। उसके बाद सेक्शन 124 बोलता है गिफ्ट एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी। ये बताता है कि अगर कोई गिफ्ट है तो वो गिफ्ट एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप किसी फ्यूचर प्रॉपर्टी का गिफ्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 125 के ऊपर आए तो बोलता है गिफ्ट टू सेवरल ऑफ होम वन डज नॉट एक्सेप्ट, कि भाई आपने गिफ्ट किया एक से ज्यादा व्यक्ति को, अब उन्होंने उनमें से जिस व्यक्ति ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसके पार्ट पे वो वाइड हो जाएगा, जिसने उसको एक्सेप्ट कर लिया उसके लिए वो वैलिड रहेगा। फिर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक व्यक्ति कंपिटेंट है, एक व्यक्ति कंपिटेंट नहीं है, तो कंपिटेंट व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी हो जाएगी। और जो अब जैसे हमने एक से ज्यादा व्यक्ति को दिया और सभी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो टेनेंट इन कॉमन कहलाएंगे, कि भाई वो सारे मिलकर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेंगे। सेक्शन 125 में ये बताया गया। सेक्शन 126 बताता है कि कब हम किसी गिफ्ट को रिवोक कर सकते हैं या सस्पेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके अंदर दो चीजें बताई गई। जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक करते हैं उसी तरीके से इसको कर सकते हैं, जैसे कि रिवोकेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, कि दोनों ने आपस में मिलके उसको खत्म कर दिया। और दूसरा होता है रिवोकेशन बाय रिसीशन एज इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे हम रिसीशन की तरह किसी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं जैसे हम स्पेसिफिक इफेक्ट में देखते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको भी रिसाइन कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की जो कंसर्न थी, जैसे डोनर की कंसर्न थी, वो कोर्शन से ली गई, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई, तो इस तरीके से पॉइंट सकते हैं, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। अब इस सेक्शन के अंदर बोलते हैं डोनर एंड डोनी में एग्री दैट ऑन हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट। अब यहाँ पे ये म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि वो दोनों ऐसी एक बात के ऊपर एग्री हो गए कि इस तरीके की कोई चीज हुई तो ये जो गिफ्ट है वो रिसाइंड हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। जैसे कि ए ने कंडीशन रखी बी के ऊपर कि अगर बी की लाइफ टाइम के अंदर उसके सारे हेयर्स मर जाते हैं, बी भी मर जाता है ए की लाइफ टाइम के अंदर, तो वो प्रॉपर्टी ए के पास वापस आ जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो फिर वो प्रॉपर्टी ए के पास आ जाती है। और ये जो इवेंट जो उन्होंने रखा है ए के कंट्रोल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब बी का मरना और बी के लीगल हेयर्स का मरना ए के कंट्रोल में नहीं है, तो विच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर, तो वो डोनर की विल के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंडेड और रिवोक, तो फिर वो कंडीशन जब होगी तो गिफ्ट जो है वो सस्पेंड या रिवोक हो जाएगा। एट मेयर विल ऑफ द डोनर इज वॉइड होली और इन पार्ट एज अ केस में भी, और अगर वो डोनर की विल के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो फिर वो जो गिफ्ट है वो वॉइड हो जाएगा। अ गिफ्ट में ऑल्सो बी रिवोक्ड इन केस ऑफ केसेस इन विच इट वर अ कॉन्ट्रैक्ट इट माइट बी रिसाइंड। तो ये बात बता रहा है कि जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया जा सकता था उसी तरीके से इसको भी रिसाइन किया जाएगा। जैसे क्या कंडीशन थी, वो गिफ्ट जो है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में बना, फ्रॉड में बना, इस तरीके से किसी चीज में बना, तो फिर उसको हम रिसाइन कर सकते हैं, डोनर ये बात बोलेगा। लेकिन हम मान लीजिए कि डोनी ने उस प्रॉपर्टी को आगे किसी और को ट्रांसफर कर दिया ये रिवोक होने से पहले, तो फिर जो डोनर है वो इस सेक्शन का बेनिफिट उठा नहीं सकता। भाई जिसको किया उसको गुड फेथ में किया और उसने वो प्रॉपर्टी कंसीडरेशन देके खरीद ली, तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। सेव एज अफोरसेड अ गिफ्ट कैन नॉट बी रिवोक्ड, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू इफेक्ट द राइट ऑफ ट्रांसफरी फॉर कंसीडरेशन विदाउट नोटिस। तो ये वही बात बता रहा है कि ये ट्रांसफरी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा इस चीज का। फिर उसके बाद ऑनरेस गिफ्ट्स की बात आती है। ऑनरेस गिफ्ट जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ इलेक्शन होता है उसी तरीके की ये बात करता है कि अगर आपको कोई व्यक्ति गिफ्ट दे रहा है तो उसके अंदर अगर आपको बेनिफिट्स के साथ लायबिलिटीज भी दे रहा है तो आपको दोनों एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आप सिर्फ बेनिफिट्स एक्सेप्ट कर लो ऐसा नहीं होगा। Where a gift is in the form of single transfer to the same person of several things of which one is and the other are not burdened by an obligation, the donee can take nothing by the gift unless he accept fully। तो उसको पूरे के पूरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो ये बोले कि मैं बेनिफिट वाले पार्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और दूसरे पार्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसा नहीं हो सकता। Where a gift is in the form of two or more separate and independent transfer to the same person of several things, the donee is at liberty to accept one of them and refuse the other, although the former may be beneficial and the later ऑनरेस। लेकिन अगर ऐसा हो कि वो दोनों चीजें इंडिपेंडेंट है, पहले बताया कि अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो फिर आप ये चीज नहीं कर सकते, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है तो फिर डोनी ऐसा कर सकता है कि जो सी चीज उसको बेनिफिशियल लग रही है उसको एक्सेप्ट कर लेगा और जो सी चीज उसको सही नहीं लग रही उसको रिजेक्ट कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि ए जो है बी को अपनी जो दो कंपनियां थी उसका शेयर ट्रांसफर करता है। पहली कंपनी जो थी प्रॉफिट में चल रही थी, दूसरी कंपनी जो है लॉस में चल रही थी, तो यहाँ पे बी के पास भी ऑप्शन नहीं रहेगा कि वो ये बोले कि सिर्फ मेरे को ए जो कंपनी है वो चाहिए लेकिन बी कंपनी नहीं चाहिए, उसको वो पूरे के पूरे गिफ्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो गिफ्ट माना नहीं जाएगा। लेकिन वही यहाँ पे दूसरी बात बताता है ऑनरेस गिफ्ट टू अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन, कि ऐसे व्यक्ति को हम गिफ्ट दे रहे हैं जो कि डिस्क्वालिफाइड पर्सन है इस तरीके का। जैसे अ डोनी नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई एक डोनी ऐसा व्यक्ति है जो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जैसे कि एक माइनर हो गया, एंड एक्सेप्टिंग द प्रॉपर्टी, और उसने उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लिया जिस प्रॉपर्टी के अंदर बेनिफिट्स और बर्डन दोनों थे। बाय एन ऑब्लिगेशन इज नॉट बाउंड बाय हिज एक्सेप्टेंस, तो वो उसकी एक्सेप्टेंस से बाउंड नहीं होगा। लेकिन अब मान लीजिए जब वो मेजर हुआ तो उसके बाद भी ऑप्शन रहेगा कि वो उसको एक्सेप्ट करे या फिर खत्म कर दे कि उसको नहीं चाहिए वो गिफ्ट।
बट इफ आफ्टर बिकमिंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अब वो कॉम्पिटेंट हो गया जब कॉन्ट्रैक्ट करने के, एंड बीइंग अवेयर ऑफ द ऑब्लिगेशन ही रिटेन्स द प्रॉपर्टी गिवन ही बिकम्स बाउंड, लेकिन अब वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है जब वो कॉम्पिटेंट हो गया उसके बावजूद भी, तो फिर मान लिया जाएगा कि उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद हम सेक्शन 128 के ऊपर आए तो वो यूनिवर्सल डोनी के बारे में बात करता है। यूनिवर्सल डोनी मतलब कि जब डोनर ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी डोनी के नाम पे कर दी, तो वो जो डोनी जिसके नाम पे सारी प्रॉपर्टी की गई वो यूनिवर्सल डोनी कहलाएगा। उसके अंदर हर एक चीज उसकी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, उसकी जितनी असर्ट्स थी, लायबिलिटीज थी, सब कुछ। अगर कोई एक चीज भी छूट जाएगी तो फिर वो यूनिवर्सल डोनी नहीं कहलाएगा। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 127 वेयर अ गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ डोनर्स होल प्रॉपर्टी, डोनर की सभी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, द डोनी इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेब्ट्स ड्यू बाय द डोनर। अब जो भी उसकी लायबिलिटीज होंगी उसके लिए भी जो डोनी है वो लायबल हो जाएगा, जितनी भी डोनर की लायबिलिटीज थी एट द टाइम ऑफ गिफ्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्राइज देयरिन। तो यही बात हमें सेक्शन 128 के अंदर बोली गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा। उसके बाद वो सेक्शन 129 के अंदर बताता है कि ये जो सेक्शंस हमने ट्रांसफर के पढ़े, मतलब गिफ्ट के पढ़े, ये दो जगह पे एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां पे कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ की बात हो रही होगी, मतलब कि जहां पे डेथ का अनुमान लगाया जा रहा है कि डेथ की वजह से, डेथ के बारे में सोच के वो ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वहां पे नहीं होगा। और दूसरी बात, ये मॉमडन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे मॉमडन्स रूल्स एप्लीकेबल होंगे, तो मॉमडन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इतना ही हमें इन सेक्शंस के अंदर बताया गया, सेक्शन 122 से लेके सेक्शन 129 के अंदर।